पॉइंट है वो पॉइंट है खजूर। यानी आज हम खजूर के बारे में चर्चा करेंगे, जो भी बातें होंगी हमारी सारी खजूर के बारे में। बहुत सारे प्रश्न आपको इससे पूछे जाते हैं। खजूर, अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? डेट पाम। डेट पाम। सबसे पहले प्रश्न में उसी तरीके के आएंगे जो हम सामान्य परिचय से सभी फलों में पढ़ते हैं। बेसिकली नॉर्मल सा प्रश्न में आएगा वानस्पतिक नाम का, वानस्पतिक नाम। और इसकी अगर मैं वानस्पतिक नाम की बात करूं तो क्या होता है? फिनिक्स डिक्टिलीफेरा। फिनिक्स डिक्टिलीफेरा। डिक्टिलीफेरा। उसके बाद में अगर बात करूं तो नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जाएगा कुल। और कुल के संबंध में बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न आता है। या तो इसका कुल हम मान लेते हैं पौमी, पौमी, या इस पौमी को ही हम बोलते हैं एरेकेसी। एरेकेसी। ये प्रश्न पूछा भी गया है आपके सुपरवाइजर के एग्जाम में, खजूर की स्कूल का पादप है। तो या तो मैं इसको पौमी कहूंगा या फिर मैं इसको क्या कहूंगा? एरेकेसी कहूंगा। इसके बाद में नेक्स्ट बात करूं अगले पॉइंट पर, आगे में प्रश्न पूछा जाएगा उत्पत्ति। जनरली उत्पत्ति के संबंध में भी इंपोर्टेंट फैक्ट है। इंपोर्टेंट फैक्ट ये, या तो हम इसको कह देते हैं खाड़ी प्रदेश, क्या कहेंगे? खाड़ी प्रदेश, या फिर हम इसको क्या कहेंगे? इराक कहेंगे। खाड़ी प्रदेश या इराक। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? तो खाड़ी प्रदेश या इराक से हुई है। यहां पर भी हम एक इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। वो इंपोर्टेंट पॉइंट ये है, अगर हमें अनार का उत्पत्ति स्थान पूछा जाए, अनार का, तो कहां पर है? वो ईरान है। क्या है? ईरान। और इसका क्या है? इसका इराक है। केवल एक ही अक्षर का डिफरेंस है नाम में। तो वो चीजें हम याद रखेंगे। नेक्स्ट में अगर बात करूं, यहां अगला प्रश्न में पूछा जाएगा बेसिकली गुणसूत्र से। अगर मान लो हम खजूर के संबंध में गुणसूत्र की बात कर रहे हैं तो 2n बराबर 36 गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। बात थोड़ी सी और अगर हम नेक्स्ट करें अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट प्रश्न में सीधा सीधा सा पूछा जाएगा खजूर का फल प्रकार। और अगर हम फल प्रकार की बात करें तो मैंने पहले ही आपको बता रखा है क्या होता है? ड्रप या अस्टिल होता है। खजूर है, आम है और बेर है। आपके सिलेबस में 3 फल ऐसे हैं जिनका फल प्रकार ड्रप या अस्टिल माना गया है। मेरा कहने का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। अगर किसी फल के अंदर कठोर गुठली पाई जाती है तो फिर उसका फल प्रकार क्या होगा? ड्रप या अस्टिल होगा। ठीक है। इसके बाद मान लो मैं अगर बात करूं यहां इसका खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग। अब बेसिकली अगर मान लो हमारा प्रश्न खाने योग्य भाग से है तो खजूर में हम क्या खाते हैं? फल वित्ती खाते हैं। फल वित्ती। खजूर के अंदर क्या होता है? गुठली होती है, और गुठली के बाहर की जो भी परतें होती हैं उनको हम खाते हैं, फल वित्ती को। और बेसिकली इसको हम कह देते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प, क्योंकि बाह्य फल वित्ती भी खाते हैं और मध्य फल वित्ती भी खाते हैं, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं? पेरिकार्प का नाम देते हैं। जनरली अगर मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ चलूं तो नेक्स्ट एक प्रश्न में सीधा सीधा से ये पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा खजूर का उत्पादन कहां होता है। मान लो हम भारत के संबंध में बात कर रहे हैं तो भारत में सबसे ज्यादा जो खजूर उत्पादन होता है वो गुजरात में होता है। कहां? गुजरात में। और प्रसिद्ध जो खजूर है वो भी कहां की है? वो भी गुजरात की है। मान लो अगर मैं राजस्थान के संबंध में बात करूं तो फिर हम यहां भी याद रखेंगे, हमारे राजस्थान में सबसे ज्यादा खजूर जो पैदा होती है वो कहां होती है? जैसलमेर, जैसलमेर और बीकानेर में पैदा होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा खजूर का उत्पादन कहां होगा? तो जैसलमेर और बीकानेर में होगा। फिर मैं एक और नेक्स्ट इंपोर्टेंट चीज आपको यहां बता दूं, हमें प्रश्न ये पूछा जाता है खजूर अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? खजूर अनुसंधान संस्थान। अगर हम राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान संस्थान की बात करें तो आप याद रखना ये बीकानेर में स्थित है।
कहां स्थित है? बीकानेर में। प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खजूर अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि सर ये बीकानेर में स्थित है। इसके बाद में नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं जो हमारे राजस्थान के संबंध में है और हमें परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। बेसिकली पॉइंट क्या है, तो पॉइंट अपना पूछा जाएगा अपन को खजूर उत्कृष्टता केंद्र। कहां से प्रश्न आएगा? खजूर उत्कृष्टता केंद्र, यानी अगर मैं कहूं तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेट पाम, COE खजूर। और ये कहां स्थित है? ये स्थित है भोजासर जैसलमेर में। कहां स्थित है? भोजासर जैसलमेर में स्थित है। तो यहां से भी ये हमें सीधा सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि खजूर उत्कृष्टता केंद्र तो भोजासर जैसलमेर हो गया, और खजूर अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो वो फिर बीकानेर में स्थित है। ये तो कुछ हमारी सामान्य जानकारी हो गई जो हम सारे फलों में रेगुलर तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। वानस्पतिक नाम क्या हो गया? फिनिक्स स्टिलिफेरा। कुल क्या हो गया? पोमिया एरिकेसी हो गया। उत्पत्ति कहां से हुई है? खाड़ी प्रदेश या इराक से हुई है। गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n बराबर 36 पाए जाते हैं। फल प्रकार क्या होगा? ड्रप या अस्टिल होगा क्योंकि कठोर गुठली पाई जाती है। खाने योग्य भाग फल वित्ती या हम इसको क्या कह रहे हैं? पेरिकार्प कह रहे हैं। भारत में सबसे ज्यादा खजूर उत्पादन गुजरात में होता है, राजस्थान में सबसे ज्यादा जैसलमेर और बीकानेर में होता है। इसके बाद में अगर बात करूं खजूर अनुसंधान संस्थान तो बीकानेर में, और उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? वो भोजासर जैसलमेर में स्थित है। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे जो कि नेक्स्ट में पॉइंट यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में अगर बात करूं तो सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो खजूर के फल होते हैं इनमें क्या पाई जाती है? खजूर में शर्करा पाई जाती है। पहली तो इंपॉर्टेंट बात यह है, खजूर में क्या पाई जाती है? शर्करा। और वो शर्करा कितनी होती है? तो 60 से लेकर के 65%। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि खजूर में शर्करा या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है, तो कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होगी खजूर में, मैं इसको कार्बोहाइड्रेट कह सकता हूं सीधा, या आप शर्करा ले सकते हो, या मैं कहूं सीधा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट तो कितना होता है? वो 65 या 60% होता है। इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट चलूं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट, खजूर के जो सूखे फल होते हैं, इसके सूखे फल, सूखे फलों को क्या कहा जाता है? तो बेसिकली आप याद रखोगे इसके सूखे फलों को कहा जाता है छुआरा। क्या कहा जाएगा? छुआरा कहा जाएगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं जो खजूर का फल है उसमें क्या होता है? उसमें आयरन या लोह तत्व की अधिकता होती है। क्या होगा? आयरन या मैं कहूं तो लोह तत्व की अधिकता पाई जाती है। अब आयरन या लोह तत्व की अधिकता कौन कौन से फलों में होती है ये भी आप लोग याद रखना। एक तो आयरन पाया जाएगा खजूर में, एक आयरन पाया जाएगा अनार में, और आयरन पाया जाएगा आपका पालक और करौंदा में। तो इनमें क्या पाया जाता है? आयरन तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, अगर सवाल आपको कभी पूछा जाए। इसके बाद मैं मान लो नेक्स्ट चलूं अगले पॉइंट पर। अगला सवाल हमें जलवायु के संबंध में पूछा जा सकता है। जलवायु, अब बेसिकली जलवायु तो आपको पता है खजूर को क्या चाहिए? गर्मी चाहिए होती है। हम ऑब्वियसली बात तो ये कह सकते हैं किस जलवायु का पादप है? ये गर्म जलवायु का पादप है। कैसी जलवायु का पादप है? ये गर्म जलवायु का पादप है। और इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहावत संबंधित है, और उस कहावत को क्या कहा जाता है? उस कहावत को हम कहते हैं सिर आग में, सिर आग में, पांव पानी में, या पैर पानी में। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सिर आग में और पांव पानी में कहावत किस फल से संबंधित है? तो बेसिकली अगर हमें ये प्रश्न पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे कि सर ये जो कहावत है वो खजूर से संबंधित है। ठीक है, अब खजूर से संबंधित क्यों है? क्योंकि जब खजूर में क्या होता है? फलन होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खजूर में क्या होता है? फलन। तो खजूर में फलन के लिए 3300 हीट यूनिट ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी गर्मी चाहिए हमें। कितनी गर्मी चाहिए? 3300 हीट यूनिट ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो सिर तो क्या हो गया? आग में हो गया, क्योंकि 3300 हीट यूनिट गर्मी बहुत ज्यादा होगी तब होगी। पैव पानी में मतलब इसकी जब फलन होता है तो उस टाइम पर पादप में, जड़ों में क्या होना चाहिए? पानी भरा हुआ होना चाहिए। तो दोनों ही कंडीशन हो गई।
सिर तो बिल्कुल गर्मी में और नीचे क्या हो, पानी भरा हो, तो सिर आग में पाव पानी में, इसलिए हम खजूर से संबंधित जो कहावत है वो मानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अपना क्लियर हुआ। जलवायु कैसी चाहिए, गर्म जलवायु। सिर आग में पैर पानी में, इंपोर्टेंट कहावत इससे संबंधित है। और इसके फलन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी या कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी, तो 3300 हीट यूनिट उष्मा इसके लिए अपन को चाहिए। सीधे सीधे प्रश्न में यहां से पूरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। और मान लो अगला जो पॉइंट है हमारा नेक्स्ट, वो पॉइंट है प्रवर्धन। प्रवर्धन, अब अगर मान लो हम प्रवर्धन के संबंध में बात करें तो ऑब्वियसली एक सिंपल सी बात तो यह है कि खजूर का प्रवर्धन किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो हम सब लोग जानते हैं खजूर का प्रवर्धन किसके द्वारा होता है, ऑफ शूट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ऑफ शूट के द्वारा। अब यहां से हमें एक इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। प्रश्न ये बनेगा कि खजूर के लिए जो ऑफ शूट होते हैं उनका उपयुक्त वजन कितना होता है, उपयुक्त वजन खजूर के एक ऑफ शूट का वजन। तो यहां मैं आपको बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, अगर हम आपकी 12वीं की एनसीईआरटी की बात करें, आपकी 12वीं की एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ऑब्वियसली लिखा हुआ है 6 किलोग्राम। खजूर के ऑफ शूट का वजन कितना होना चाहिए, 6 किलोग्राम होना चाहिए। लेकिन अगर मैं वास्तविक रूप से बात करूं तो कितना होता है, 12 से लेकर के 15 किलोग्राम होता है। और जो अन्य आपकी गाइड है वो कितनी कहती है, 7 से लेकर के 12 किलोग्राम कहती है। ठीक है, लेकिन आपकी एनसीईआरटी में कितना है, 6 किलोग्राम, तो हम 6 किलोग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे चलूं मैं, हमें एक सवाल ये भी पूछा जाएगा कि खजूर का जो एक पौधा है, एक पौधा वो अपने जीवन काल में कितने ऑफशूट देता है, जीवन काल में कितने ऑफशूट दे सकता है, कितने नए पौधे बना सकता है। ध्यान रखना, खजूर के एक पौधे से पूरे जीवन काल में हम 8 से 20 ऑफशूट प्राप्त कर सकते हैं या 8 से 20 नए पौधे प्राप्त कर सकते हैं। एक पौधे से कितने ऑफशूट पैदा होंगे, तो मैं कह सकता हूं 8 से 20 ऑफशूट, या मैं कह सकता हूं 8 से 20 हम नए पौधे एक पादप से बना सकते हैं। अब हमें पौधे तो ज्यादा बनाने होते हैं, तो इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए वर्तमान में जो खजूर का प्रवर्धन है, वर्तमान में वो किसके द्वारा किया जा रहा है, वो ऊतक संवर्धन के द्वारा किया जा रहा है। आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि खजूर में प्रवर्धन की वर्तमान में प्रचलित विधि कौन सी है, तो ऊतक संवर्धन। खजूर में प्रवर्धन की नई विधि कौन सी है, तो ऊतक संवर्धन। ठीक है, फिर एक सवाल आपको यहां से और पूछा जाएगा कि जो ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला है खजूर की, वो कहां स्थित है। ध्यान रखना, ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला, इसके बारे में भी आप लोग याद रखोगे। प्रयोगशाला एक तो बेसिकली जयपुर में है, लेकिन हम खजूर की स्पेशली वर्क के लिए बात करते कहां है, ये जोधपुर में है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि खजूर के लिए जो ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला स्थापित की गई है राजस्थान में, वो कहां पर है, तो वो कहां है, वो बेसिकली जोधपुर में स्थित है। ठीक है, तो ये कहानी हमारी प्रवर्धन के संबंध में भी होगी। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे चलूं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, बेसिकली अगर हम बात करें पौधरोपण, पौधरोपण। अब इसके संबंध में आपको बेसिकली एक ही सवाल याद रखना है, वो बात यह कि इसका जो पौधरोपण होता है खजूर का, वो कितनी दूरी पर किया जाता है, तो 8 × 8 मीटर की दूरी पर किया जाता है। खजूर के पौधे कितनी दूरी पर लगाए जाएंगे, तो हम ऑब्वियसली कहेंगे कि सर ये 8 × 8 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। अब बड़े आकार के पौधे होते हैं तो ऑब्वियसली गड्ढे का अगर आपसे पूछे तो हम सब लोग जानते हैं गड्ढा कितनी दूरी पर, 1 × 1 × 1 मीटर की दूरी पर जो गड्ढा है वो खोदा जाता है। तो पॉइंट आपसे इंपोर्टेंटली केवल ये दूरी वाला यहां से पूछा जाता है। इसके बाद एक और इंपोर्टेंट पॉइंट हमें खजूर के संबंध में आता है, और वो इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान रखना, वो इंपोर्टेंट पॉइंट है यहां प्रूनिंग। प्रूनिंग, या हम इसको क्या बोलते हैं, काट छांट। प्रूनिंग या काट छांट। सबसे पहला सवाल आपसे क्या पूछेगा, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा
कि खजूर में प्रूनिंग की क्रिया किस माह में की जाती है, कौन सा महीना प्रूनिंग के लिए सबसे उत्तम है। तो बेसिकली हमने नींबू वर्गीय फलों में पढ़ा था, आम में पढ़ा था, वहां दिसंबर जनवरी पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, खजूर की बात कर रहे हैं, तो प्रूनिंग के लिए जो उपयुक्त समय है, समय ध्यान रखना वो कौन सा है, वो जून माह है। जून माह खजूर में प्रूनिंग कब की जाती है, तो जून के महीने में की जाती है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और है, जब हम इसमें प्रूनिंग करते हैं तो प्रूनिंग करते समय 75 से 100 पत्तियों को छोड़कर 75 से 100 पत्तियों को छोड़कर शेष सभी पत्तियां हटा देते हैं, छोड़कर शेष पत्तियां हटा देते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, अभी आपको बता दूंगा मैं कैसे हटाते हैं। शेष पत्तियां हटा देते हैं, कैसे हटाएंगे थोड़ा सा हम समझेंगे। बेसिकली खजूर का पौधा ऐसे होता है, ठीक है, और ऐसे मान लो ये जमीन में उगा हुआ है, तो ऐसे इसमें से पत्ती टाइप की निकलती है, ऐसे ऐसे निकलती रहती है इसमें से पत्ती टाइप की। अब ऐसे निकलती है तो ये पौधा हमेशा ऊपर बढ़ता जाता है और इनको हम नीचे से काटते जाते हैं। अब नीचे से कैसे काटेंगे, ऊपर केवल कितनी पत्तियां छोड़ेंगे, तो 75 से 100। जब भी हम प्रूनिंग करेंगे हर वर्ष जून माह में, तो केवल कितनी पत्तियां छोड़ी जाएंगी ऊपर, 75 से 100। बाकी सारी की सारी पत्तियों को हम क्या कर देते हैं, यहां से काट देते हैं या इनकी प्रूनिंग हम कर देते हैं। तो दो सवाल बनेंगे, प्रूनिंग के लिए उपयुक्त समय क्या है, तो जून माह है। सर प्रूनिंग में कितनी पत्तियां शेष छोड़ी जाती हैं, तो 75 से लेकर के 100 पत्तियां प्रूनिंग में शेष छोड़ते हैं, ठीक है। ये दोनों सवाल हमें यहां से पूछे जा सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चले नेक्स्ट, तो आगे हमें कौन सा सवाल पूछा जाएगा। बेसिकली आगे अगर बात करूं तो एक पॉइंट आता है हमें यहां पुष्पन का, पुष्पन का। तो पहले तो मैं इसके संबंध में आपको एक इंपोर्टेंट बात बता दूं। इंपोर्टेंट बात सबसे पहले ये है कि जो खजूर का पौधा होता है वो कैसा होता है, वो बेसिकली डायोसियस पादप होता है। डायोसियस कैसा पादप है, ये डायोसियस पादप है। डायोसियस का मतलब क्या हुआ कि इसमें नर व मादा अलग अलग होते हैं। नर पौधा अलग होगा और मादा पौधा क्या होगा, अलग होगा। बेसिकली हम कहें खजूर कैसा है, डायोसियस पादप है जिसमें नर और मादा दोनों पादप अलग अलग होते हैं। यहां पर भी फिर विशेषता है, यहां फिर विशेषता कौन सी है, एक विशेषता ये है कि नर और मादा दोनों अलग अलग तो होते हैं, उनमें से भी जो नर पुष्प हैं वो पहले परिपक्व होते हैं। नर पुष्प इसमें क्या होगा, पहले परिपक्व होंगे। अब यहां एक और इंपोर्टेंट बात समझो, जब किसी फल वृक्ष में नर पुष्प मादा पुष्पों से पहले परिपक्व होते हैं, तब उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, तो फिर आप लोग याद रखोगे कि सर इस कंडीशन को कहा जाता है प्रोटो एंड्री। क्या कहा जाता है, प्रोटो एंड्री कहा जाता है। तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि खजूर में क्या पाई जाती है, प्रोटो एंड्री अवस्था पाई जाती है। अब सपोज करो कि खजूर के हमारे पास में दो पौधे हैं, एक तो हमारे पास में खजूर का ये पौधा है, ठीक है, सपोज कर रहे हैं हम खजूर का ये पौधा है, ठीक है। एक हमारे पास इसके बगल में ही खजूर का दूसरा पौधा है, ठीक है। अब जो लाल वाला पौधा है वो तो मान लो मादा पादप है, और जो ये सफेद वाला पौधा है वो क्या है, वो नर पादप है। हमने क्या पढ़ा यहां, हमने पढ़ा कि ये जो नर पादप है इसके जो फूल हैं वो पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, पहले ही पक जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही इसके फूल परिपक्व होते हैं उनमें से जो परागण होते हैं, नर भाग होता है, उसको इकट्ठा कर लेते हैं। इसको इसके जो जितने भी भाग होंगे फूलों के उनको एकत्रित कर लेंगे, ठीक है, हिला करके पौधे को हमने मान लो एकत्रित कर लिए। फिर जैसे ही मादा भाग हमारा मैच्योर होगा उसके बाद इन पर क्या कर देंगे, छिड़काव कर देंगे। फिर इन पर क्या किया जाएगा, छिड़काव किया जाएगा। छिड़काव करने का मतलब ये हो गया कि खजूर में जो परागण की क्रिया की जाती है वो कैसे की जाती है, हाथों के द्वारा की जाती है, ठीक है। पहले हमने क्या किया, यहां से इसमें से जो भी हमारे परागण आए उनको हमने एकत्रित किया, फिर हमने इन पर क्या किया, छिड़काव किया।
तो ये हमने कृत्रिम रूप से किया, हाथों के द्वारा किया। तो फिर मैं यहाँ कह सकता हूं कि खजूर में जो परागण की क्रिया की जाती है, और इंपोर्टेंट पॉइंट पे ध्यान रखना, खजूर में जो परागण की क्रिया की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, वो बेसिकली हाथों द्वारा की जाती है। किसके द्वारा करते हैं, हाथों द्वारा करते हैं। अब आप कहोगे कि सर क्या इसमें 100% क्रिया हाथों के द्वारा ही होती है? नहीं, इसमें ऑटोमेटिकली स्वपरागण भी थोड़ा बहुत हो जाता है, और परपरागण भी कीटों के द्वारा, उनके द्वारा थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं होता। ठीक है, तो जब हम हाथों द्वारा परागण करवा करके अच्छे फल पैदा करते हैं, फलन में वृद्धि करते हैं, तब उस प्रभाव को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, ये जो प्रभाव फिर यहाँ पैदा होता है हाथों के द्वारा परागण करवाने पर, इस प्रभाव को कहा जाता है मेटाजीनिया प्रभाव। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मेटाजीनिया प्रभाव किससे संबंधित है, तो फिर हम लोग याद रखेंगे कि मेटाजीनिया प्रभाव का जो संबंध है वो हाथों द्वारा परागण से है, या फिर मैं कहूंगा खजूर के फलों से संबंधित है। ठीक है, तो मेटाजीनिया किससे संबंधित है, खजूर से। खजूर में हाथों द्वारा जो परागण करवाते हैं उससे जो प्रभाव पैदा होता है उसे मेटाजीनिया प्रभाव कहते हैं। ठीक, ये सीधे सीधे प्रश्न आपको आएंगे। फिर एक प्रश्न में ये पूछा जाता है कि खजूर में नर और मादा पादपों का अनुपात कितना होता है, नर और मादा। तो खजूर और पपीता दोनों में बिल्कुल सेम होगा, 1:10, यानी 1 हम नर पौधा लगाएंगे और 10 क्या लगाएंगे, मादा पौधे लगाएंगे। तो 1:10 में क्या होगा, नर और मादा पादपों का अनुपात होगा। ठीक है, अब इसमें फिर एक और इंपोर्टेंट चीज हमारी आती है। जनरली फिर हमें सवाल ये पूछता है सीधा सीधा कि खजूर में फलों की तो तुड़ाई है, फलों की तुड़ाई वो कौन कौन सी अवस्थाओं पर की जाती है, फलों की तुड़ाई। अब फलों की तुड़ाई के आधार पर खजूर में हम 4 अवस्थाएं बनाते हैं। कितनी अवस्थाओं में खजूर को डिवाइड करेंगे, 4 अवस्थाओं में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी अवस्था है, कैसे में प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बार उसको भी अपन देखेंगे। जर्नल वे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहली अवस्था को क्या कहा जाता है, गंडोरा, या मैं इसको कहूं तो कीर्मी। सबसे पहली अवस्था कौन सी है, गंडोरा या कीर्मी है। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरी कौन सी है, दूसरी अवस्था यहां पर डोका या खलल, डोका या खलल। ठीक है, तीसरी अवस्था कौन सी है, डेंग या रूतक, डेंग या रूतक। नेक्स्ट चौथी अवस्था कौन सी है, ये आपकी पिंड या तमर, पिंड या मैं कहूंगा तो तमर। अब हमें सवाल कैसे कैसे पूछे जाएंगे। पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया कि खजूर के फलों में तुड़ाई की 4 अवस्थाएं होती हैं, गंडोरा या कीर्मी, डोका या खलल, डेंग या रूतक, पिंड या तमर। अब हर किसी की अलग अलग विशेषताएं जो चारों हैं हमारी। गंडोरा या कीर्मी अवस्था की बात करूं तो इस पर जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं, एक तो हरे होते हैं, दूसरी में अगर बात करूं कैसे होते हैं, कच्चे होते हैं, फल हरे और कच्चे होते हैं। ठीक है, डोका या कलर की बात करूं तो इस पर फल क्या होते हैं, इस पर फल पूर्ण विकसित होते हैं, पूर्ण विकसित, पूरी तरह से विकसित फल होगा डोका या खलल अवस्था पर। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करूं नेक्स्ट, इसका क्या होगा, ठोस होगा फल, ठोस। और अगर मैं बात करूं तो कैसा होगा, पीला होगा। और अगर उसका कलर लाल या नारंगी है तो वो लाल या नारंगी होगा। यानी डोका अवस्था पर फल पूर्ण विकसित होते हैं, ठोस होते हैं और पीले होते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं अगले पॉइंट पर, नेक्स्ट अगली अवस्था कौन सी है, अगली अवस्था है डेंग या रूतक। डेंग या रूतक की बात में इसकी विशेषता यह है कि फलों का जो डंठल है, डंठल वो कैसा हो जाता है, डंठल मुलायम हो जाता है, डंठल मुलायम हो जाता है। जैसे खजूर का जो लगा फल, तो उस फल वृक्ष से जिस भाग के द्वारा जुड़ा हुआ होता है वो भाग डंठल होता है, और वो डंठल इसमें क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है, कमजोर हो जाता है। पिंड या तमर अवस्था में जो भी हमारे फल हैं, जो भी हमारे फल हैं, फल क्या हो जाते हैं, फल मुलायम हो जाते हैं, फल क्या हो जाते हैं, मुलायम, या मैं कहूं तो पूरी तरह से पक जाते हैं। कौन सी अवस्था पर, पिंड या तमर अवस्था पर। अब हमें सवाल कैसे और पूछे जा सकते हैं, तो बेसिकली 1-2 सवाल हमें और यहां से पुट अप हो सकते हैं। कैसे पुट अप होगा सवाल, थोड़ा सा हम गौर करेंगे। जनरली में सवाल पूछा जाएगा
कि राजस्थान में खजूर के फलों की तुड़ाई किस अवस्था पर की जाती है? राजस्थान में। अब राजस्थान में खजूर के फलों की तुड़ाई कौन सी अवस्था पर करते हैं? तो डोका या खलल अवस्था पर करते हैं। कौन सी अवस्था पर? डोका या खलल अवस्था पर की जाती है। अब सवाल हमें ये पुट अप होता है कि सर राजस्थान में खजूर के फलों की तुड़ाई डोका या खलल अवस्था पर ही क्यों करते हैं? ऐसा क्या रीजन है? हम इससे पहले क्यों नहीं करते और हम इसके बाद में क्यों नहीं करते? दो सवाल हमें यहां से पुट अप होंगे। तो इसका जो कारण है वो कारण क्या है, देख लो। पहला कारण तो यह है कि अगर मान लो हम डोका अवस्था पर ना करके गंडोरा या कीर्मी अवस्था पर फलों की तुड़ाई करते हैं, तो गंडोरा या कीर्मी अवस्था पर फल कैसे होते हैं? हरे और कच्चे होते हैं, जिनका हम उपयोग नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात, फिर हमारे पास ऑप्शन है डेंग या रुतब या मैं कहूं तो पिंड अवस्था। इन पर हम क्यों नहीं करते? तो जब हम इन अवस्थाओं पर तुड़ाई करेंगे फल की, तब तक राजस्थान में क्या होने लग जाती है? वर्षात होने लग जाती है और वर्षात से फल खराब हो जाते हैं। इसलिए हम कौन सी अवस्था पर करते हैं? डोका या खलल अवस्था पर करते हैं। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है वर्षा। ठीक है, राजस्थान में जुलाई माह में वर्षा होती है और इसकी जो नेक्स्ट अवस्थाएं हैं उनके जो फल हैं वो जुलाई माह में आते हैं। बरसात के कारण फल खराब हो सकते हैं, इसलिए हम डोका या खलल अवस्था पर तोड़ते हैं। एक सवाल हमें और यहां से पूछा जाएगा, जनरली वो सवाल कौन सा होगा? हमें सवाल पूछा जाएगा कि छुआरा बनाने के लिए, छुआरा बनाने के लिए खजूर के फलों की तुड़ाई किस अवस्था पर की जाती है? छुआरा बनाने के लिए। अब ध्यान रखना, अगर मान लो बात अब छुआरा बनाने की हो रही है तो फिर हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसके लिए भी जो फलों की तुड़ाई है वो कौन सी अवस्था पर होती है? वो डोका या खलल अवस्था पर होती है। डोका या खलल अवस्था पर होती है। तो ये भी सवाल हमें पूछा जाएगा कि छुआरा बनाने के लिए खजूर के फलों को कौन सी अवस्था पर तोड़ा जाता है? तो डोका या खलल अवस्था पर तोड़ा जाता है। एक प्रश्न यहां से फिर और बनेगा, वो प्रश्न क्या बनेगा? हमें सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि जब हम खजूर के फलों से छुआरा बनाते हैं तो बेसिकली क्या करते हैं? सुखाने की क्रिया करते हैं, क्यूरिंग। क्या करें? क्यूरिंग, यानी सुखाने की क्रिया करेंगे। चलो मान लो हम खजूर के फलों को सुखाते हैं, सुखाएंगे तभी छुआरा बनेगा। लेकिन सवाल यह कितने तापमान और कितने समय तक सुखाया जाता है? तो बेसिकली हम याद रखेंगे, छुआरा बनाने के लिए खजूर के फलों को 48 से 52 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, 48 से 52 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 70 से 90 घंटे तक सुखाया जाता है। 70 से 90 घंटे तक सुखाया जाता है। अगर आपसे कभी प्रश्न पूछ ले कि छुआरा बनाने के लिए खजूर के फलों को कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो 48 से 52 डिग्री सेल्सियस। कितने समय तक? 70 से 90 घंटे तक। अब आप कहोगे सर अगर मैं धूप में सुखाना चाहूं तो? जरूरी बात है, आप धूप में भी सुखा सकते हो। अगर धूप में सुखाओगे तो टाइम कितना हो जाएगा? फिर लगभग 110 से 120 घंटे तक हो जाएगा। धूप में 110 से 120 घंटे तक सुखाएंगे। और अगर हम इतने टेम्परेचर की बात में जो रेंज यहां दे रखी है उस पर आपके 70 से लेकर के 90 घंटे का समय लगेगा। तो ये हमारी क्या हो गई? खजूर के फलों की प्रमुख अवस्थाएं जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। आगे हमें पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट हमें पॉइंट आता है यहां इसकी उन्नत किस्म। ठीक है, हाँ सूरज आपस में बात करनी है। चलिए, अब जो अगला पॉइंट है अपना वो क्या है? वो है उन्नत किस्म। उन्नत किस्म। अब उन्नत किस्मों के संबंध में आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं बेसिकली मैं आपको बता दूं। सबसे इंपोर्टेंट जो पॉइंट हमें बनता है वो पॉइंट बनता है हमें नर पुष्प वाली। ऐसी कौन सी किस्में हैं जो मेल होती हैं? जनरली अगर मैं मेल की बात करूं तो फिर आप लोग याद रखोगे, एक तो घनामी है, घनामी। एक में आगे बात करूं मदसरी है, इसको मदसारी भी कह देते हैं, मदसरी। एक में अगर बात करूं तो आलन सिटी है, आलन सिटी। घनामी है, मदसरी है और आलन सिटी है। ये कैसी हैं? ऐसी किस्में हैं जो
इनकी नर पुष्प इनके लगाए जाते हैं, नर भाग इनमें होता है, मेल प्लांट होते हैं। दूसरी फिर मैं अगर बात करूं, एक आती है हमारे पास ताजे फल वाली, ताजा फल, जिनका हम क्या खाते हैं, ताजे फल खाते हैं। बेसिकली अगर मान लो हम ताजे फल वाली की बात करें तो ताजे फल में कौन कौन सी आती हैं आपकी, एक तो हलावी है, हलावी, दूसरी में अगर बात करूं खुनेजी है, खुनेजी, एक में अगर बात करूं तो बरही है, बरही, और एक में अगर बात करूं तो खलास है, खलास। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि खजूर की ताजे फल हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है, हलावी हो गया, खुनेजी हो गया, बरही हो गया और खलास हो गया। अगर मैं खुनेजी की बात करूं तो कैसी है, गुलाबी रंग की है या लाल रंग की गूदे वाली है, आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट फिर मैं अगर बात करूं अगला मुलायम फल वाली, अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी है जिसके फल कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, मुलायम फल। ठीक है, अब बेसिकली मुलायम फल वाली की बात करें, अब मुलायम फल के अंदर कौन कौन से आएगी, जैसे मैं अगर बात करूं सूर्या है, सूर्या, मैं अगर बात करूं चीप चौप है, चीप चौप, मैं अगर बात करूं सगाई है, सगाई। ठीक है, तो सूर्या हो गई, चीप चौप हो गई, सगाई हो गई, ये कैसी है, ये आपकी मुलायम फल वाली है। फिर मैं अगर बात करूं यहां छुआरा बनाने के लिए, इसके लिए छुआरा बनाने हेतु, अगर हम छुआरा बनाने के लिए बात कर रहे हैं तो छुआरा कौन कौन सी से बनाया जाता है, बेसिकली फिर आप लोग याद रखो कि या मेडजूल है, मेडजूल, और अगर मैं बात करूं तो सामरान है, मेडजूल और सामरान, इनसे क्या बनाया जाता है, तो इनसे बेसिकली हम छुआरा बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो प्रश्न है वो आपको यहां से पूछे जाएंगे उन्नत किस्मों के, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। घनाभी मंसारी इंपोर्टेंट है, ये तीनों, इन तीनों से आपको सवाल पूछा भी गया है। बाकी अगर ताजे फल पूछे है तो हलावी, खुनेजी, बरही, खलास, मुलायम फल वाली पूछे सूर्या, चीप चौप और सगाई है। नेक्स्ट अगर मैं आज बात करूं छुआरा बनाने के लिए तो मेडजूल और सामरान है। इस प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसकी और भी किस्में आती हैं, जनरली मैं अगर बात करूं एक जागलूल आती है, कौन सी आती है, जागलूल, अगर जागलूल आपसे पूछा तो ये भी इसकी किस्म है, जाहिदी इसकी किस्म है, जाहिदी इसकी किस्म है। नेक्स्ट में अगर बात करूं खदराबी इसकी किस्म है, खदराबी। ठीक है, तो जागलूल है, जाहिदी है, खदराबी है, ये भी इसकी किस्मों के अंतर्गत आती है। तो सवाल आपको यहां से भी पूछा जा सकता है। आपने शायद 13वां ऑफलाइन मेगा टेस्ट अगर देखा हो ऐप के अंदर, तो उसमें आपसे सवाल पूछा गया था सगाई किसकी उन्नत किस्म है, ये सवाल हमने यहाँ पे पूछा था। ठीक है, तो ये इनकी जो उन्नत किस्मों के बारे में जो चर्चा थी वो यहाँ पर क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो और हमें कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, बेसिकली अब मान लो मैं बात करूं यहाँ फलन, अब हमें फलन के संबंध में सवाल पूछा जा सकता है। फलन के संबंध में एक दो सवाल ही आपके बन सकते हैं। एक सीधा सीधा सा प्रश्न आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि खजूर में जो व्यावसायिक फलन है वो कितनी आयु पर शुरू होता है, व्यावसायिक फलन। अब ध्यान रखना, अगर हम खजूर में व्यावसायिक फलन की बात कर रहे हैं यानी एक अच्छे लेवल का उत्पादन, तो वो कब शुरू हो जाता है, वो 6 से लेकर के 7 वर्ष की आयु पर शुरू हो जाता है। कितनी आयु पर, 6 से 7 वर्ष की आयु पर शुरू हो जाता है। अगर मैं यहाँ उपज की बात करूं, खजूर का जो एक पौधा है इसमें कितनी फल प्राप्त होते हैं, तो इसकी उपज कितनी होती है, बेसिकली आप याद रखोगे 100 किलोग्राम प्रति है प्लांट। खजूर के एक पादप से हमें कितने फल प्राप्त होते हैं, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि सर एक पादप से हमें लगभग 100 किलोग्राम जो फल हैं वो प्राप्त होते हैं। ये हमें प्रश्न कहां से पूछा जाएगा, फलों से पूछा जाएगा। भंडारण की अगर बात करूं तो मैंने शायद आपको पहले भी बताया होगा, फल और सब्जियां दोनों का भंडारण 80 से 90% आर्द्रता पर किया जाता है। 80 से 90% आर्द्रता, और नमी उनमें कितनी होगी, वही 13-14% में क्या होती है, नमी होती है। आगे अगर मैं इसके रोग और कीटों की बात करूं तो छाल बच्चा कीट इसमें इंपोर्टेंट होता है केवल, बाकी रोग इसमें कोई ऐसा है नहीं जिसके प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जा सके।
तो रोग और कीट इतने ज्यादा इसमें इंपोर्टेंट नहीं है, जो जो इसके इंपोर्टेंट पॉइंट है वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। एक बार दोबारा से देख सकते हो आप क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की हैं। जनरली सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट जाना। बेसिक कॉन्सेप्ट वानस्पतिक नाम, कुल, उत्पत्ति, गुणसूत्र, फल प्रकार, खाने योग्य भाग, भारत में उत्पादन, राजस्थान में उत्पादन, और उसके बाद इसके अनुसंधान संस्थान और CO। फिर हमने क्या पढ़ा, जनरली इसकी सामान्य बात है, इसमें शर्करा या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पड़ी, सूखे फल छुहारा बनाने के लिए आयरन की मात्रा इसमें अधिक होती है, जलवायु के संबंध में मैंने इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता दिया। फिर आपको नेक्स्ट प्रवर्धन जो कि बहुत इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको डिस्कस करवा दिया। रोपण हमने इसमें पढ़ लिया। प्रूनिंग जो कि एक इंपोर्टेंट क्रिया होती है इसके अंदर, वो भी हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट फिर हमने क्या पढ़ा, पुष्पन। पुष्पन में भी काफी इंपोर्टेंट पॉइंट थे इसके, वो भी हमने कंप्लीट कर लिए। परागण भी हमने कंप्लीट कर लिया। फलों की अवस्थाएं भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या था, उन्नत किस्म। उन्नत किस्मों में भी हमने सारी चीजें यहाँ जान ली। उसके बाद लास्ट में क्या था, फलन। कीटों की मैंने आपको पहले बता दिया, रोग कीट इतने ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। कीट की अगर बात की जाए तो सबसे प्रमुख कीट इसका छाल बच्चक होता है, छाल भेदक जिसको बोलते हैं, छाल भेदक, या हम इसको क्या बोलते हैं, छाल बच्चक बोलते हैं। कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है इसमें रोग कीट, ठीक है। बाकी आपका पॉइंट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कोई सवाल अगर है तो पूछ सकते हो। महेश, सोनम, हाँ कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हो। बहुत देर से कमेंट कर रहे होंगे आप लोग। एक मृदा का पॉइंट आप इसमें और थोड़ा सा डिस्कस कर लेना। मिट्टी इसके लिए अलग चाहिए, वैसे सारे जो हमारे फल होते हैं उनमें हम अलग मिट्टी लेते हैं। एक बात और डिस्कस कर सकते हो आप इसमें, मृदा, ये कैसी मृदा में उगाई जाती है, खजूर। खजूर उगाई जाएगी आपकी क्षारीय और लवणीय मृदा, क्षारीय व लवणीय। ये पॉइंट इसमें थोड़ा सा आप और ही डिस्कस कर सकते हो। और इसका जो पीएच मान है खजूर के लिए मिट्टी का, वो है 8 से लेकर के 10। और मृदा की जो उपयुक्त ईसी मानी गई, विद्युत चालकता, वो कितनी मानी गई है, 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर। ये 3 पॉइंट आप इसमें और ऐड कर सकते हो। तीनों पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। सूरज सर कितने दिन क्लास नहीं चलेगी आर्ट एंड कल्चर की? 17 तारीख तक। अब संक्रांति के बाद में चालू होंगी आर्ट एंड कल्चर की क्लास।